Okay. Good morning, all. Okay, so today we will discuss about some examples of normal form. Okay, so we have already discussed about different type of normal form. First normal form, second, third, BCNF. ठीक है, फिर फोर्थ एनएफ भी हमने पढ़ा है, फिफ्थ एनएफ भी हमने देख लिया है. ठीक है. अच्छा, तो आज हम कुछ उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. प्रीवियसली जो मेथडोलॉजी को हमने यूज किया है और सिमिलर वही लॉजिक आपको फॉलो करना है. और अगर कोई रिलेशनल डेटाबेस और कोई स्कीमा भी प्रोवाइडेड हो तो उस केस में हम कैसे चेक करें कि टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, वो आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स देखो कि यहाँ पे है एक रिलेशन डेटाबेस जहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स है ABCDEF. तो आपको चेक करना है, चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि AB implies C, C implies DE, E implies F and F implies A. ठीक है ना. तो आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस है ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, कौन से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में है. ठीक है. आपको तो फिर क्या करना है कि हर एक नॉर्मल फॉर्म को चेक करना है. अब एक चीज आप देखो कि हम देखे थे कि 2NF, 3NF, सॉरी फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF, देन BCNF. ठीक है ना. तो BCNF का कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट कंडीशन है. क्यों? क्योंकि BCNF तभी होगा कोई भी रिलेशनल डेटाबेस जब वो ऑलरेडी 3NF में रहेगा. ठीक है ना. तो तब हम उसको क्या बोल सकते कि हाँ वो टेबल BCNF में है. तो BCNF का कंसेप्ट क्या था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो LHS पार्ट है दैट शुड बी अ कैंडिडेट की. ठीक है. और 3NF में क्या था कि द LHS ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी should be a candidate key और the RHS is a prime attribute. ठीक है. तो अगर BCNF कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो ऑलरेडी उस रिलेशन डेटाबेस को 3NF में होना चाहिए. ठीक है. तो 3NF में कब होगा? 3NF में तब होगा जब वो ऑलरेडी 2NF में रहेगा. ठीक है ना. तो आप देख रहे हो क्या, इन दैट केस द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इज BCNF. तो अगर आप ये शो करवा दो कि ये रिलेशनल डेटाबेस BCNF में है, ठीक है, तो आपको बाकी के जो नॉर्मल फॉर्म्स है वो चेक नहीं करना पड़ेगा. ठीक है ना. आप अगर पहले ही फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF ऐसे निकालते जाओगे तो हम तो उस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पे क्या बोल रहे हैं कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म. तो अगर हाईएस्ट पहुंचना है तो आप क्या करोगे उस केस में, पहले ही अगर BCNF को चेक कर लेते हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बाकी के सारे कंडीशन चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो BCNF में है वो ऑलरेडी 3NF में है. ठीक है. 3NF में रहेगा तो ऑलरेडी 2NF में रहेगा. लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो जाए कि पहले ही BCNF में वो क्रॉस हो गया, उसका कंडीशन सेटिस्फाई ना हुआ, तब हम चेक करेंगे कि थर्ड NF में है या नहीं. ओके. तो आपके पास जो प्रोसीड्यूर होगा वो आप कैसे करोगे कि फर्स्ट हम चेक करेंगे BCNF की कंडीशन, फिर अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तब हम 3NF में जाएंगे, देन 2NF में जाएंगे. तो हम हर एक केस में कंडीशन को सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि आपको चेक करना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर दिस रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप सबको पता है कि आपको फाइंड आउट करना है कैंडिडेट की. ओके. कैंडिडेट की आप फाइंड आउट कैसे करोगे? देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है कि AB implies C,
सी इम्प्लाइज डी, ई इम्प्लाइज एफ, एफ इम्प्लाइज ए। अच्छा देखो, इसमें से अगर ए का क्लोजर निकाले, ए का क्लोजर निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए कुछ भी डिपेंडेंसी शो नहीं करवा रहा है। बी का क्लोजर निकाले तो सिर्फ बी ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं शो करा रहा है। लेकिन ए बी दोनों मिलके एक डिपेंडेंसी शो करा रहा है जो कि है सी। तो अगर हम ए बी को क्लोजर ले ले, ठीक है, ए बी को क्लोजर मान के चले, तो ए बी का क्लोजर क्या आएगा, ए बी आएगा। ए बी इम्प्लाइज सी, तो सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मतलब ध्यान में रखना है कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हुए हम कैसे कैंडिडेट की को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू उठा के उसको एज ए कैंडिडेट की फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी चेक करना पड़ेगा और कुछ ट्रिक्स भी है, वो याद रखोगे तो इजी होगा आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जितने भी यहाँ पे टपल्स है क्या क्या है, ए बी सी डी ई है। तो इंडिविजुअल ए तो कोई डिपेंडेंसी शो ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो बी भी नहीं कर रहा। सी कर रहा है, हाँ सी कर रहा है, लेकिन सी के साथ डी ई है, तो क्या डी कहीं पे भी कोई इम्प्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अगर हम ये देखें कि ए बी को क्लोजर ले ले, ए बी को कैंडिडेट की मान ले, तो क्या इसमें से हम टपल्स को इम्प्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या, कैसे कि ए बी का क्लोजर क्या होगा, ए बी इम्प्लाइज सी, तो सी आएगा। ठीक है, सी और कुछ इम्प्लाई कर रहा है, हाँ सी इम्प्लाइज डी ई, तो डी ई आ जाएगा। डी ई में से ई अकेला इम्प्लाइज कर रहा है एफ, तो एफ भी आ गया। ठीक है ना, और एफ इम्प्लाइज ए तो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ए गिवन है। तो आप देख रहे हो क्या, ए बी का क्लोजर निकालने से ए बी सी डी ई एफ मेरा वैल्यूज फाइंड आउट हम कर पाए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, क्या सिर्फ ए ही एक कैंडिडेट की होगा या फिर और भी हो सकता है? ठीक है, तो उस केस में आपको ट्रिक्स क्या याद रखना है, देखो कि ए बी है ना, तो ए बी में से अगर कोई भी इसका एट्रीब्यूट क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, आपको वो चेक करना है कि ए बी जो कैंडिडेट की है उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट आइदर ए और बी क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है उसके राइट में है। तो हम देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे राइट में एक दिखा रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि एफ इम्प्लाइज ए। तो आप क्या कर दो, ए को रिप्लेस कर दो एफ से। ठीक है, अब देखो एफ और बी का, एफ बी क्या एक कैंडिडेट की शो कराता है कि नहीं, तो आपने रिप्लेस किया, क्या है एफ बी, एफ बी तो खुद आएगा, एफ बी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और इसमें से आप देख रहे हो कि एफ इम्प्लाइज ए, तो ए आ जाएगा, ए बी इम्प्लाइज सी, तो सी आ जाएगा, सी इम्प्लाइज डी ई, तो डी ई आ जाएगा। समझ रहे हो? तो हम ए का वैल्यू रिप्लेस किए हैं एफ के साथ, और एफ बी भी एक मेरा कैंडिडेट की आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप देखो एफ एंड बी में से कोई भी एट्रीब्यूट क्या राइट हैंड साइड में है, हाँ ई के राइट हैंड साइड में एफ है, डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ई के राइट हैंड साइड में एफ है, तो हम एफ को ई से रिप्लेस करेंगे। तो एफ के जगह ई लिखे है, ई, अब ई और बी का क्लोजर निकाले तो देखो ई बी तो खुद रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये आ जाएगा। ई बी में से ई इम्प्लाइज एफ, तो एफ आ गया। ठीक है, एफ इम्प्लाइज ए, तो ए आ गया। ए बी इम्प्लाइज सी, तो सी आ गया। ठीक है, सी इम्प्लाइज डी, डी ई, तो डी तो आ गया, ऑलरेडी ई तो है इधर। ठीक है, तो हम ई बी में से भी हर एक वैल्यूज को निकाल पा रहे, तो ई बी भी मेरा एक कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो कि ई के सॉरी, हाँ ई क्या कोई भी डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में है, हाँ सी के राइट हैंड साइड में ई है, तो हम ई को सी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सी बी का क्लोजर अगर देखोगे तो क्या होगा, सी बी खुद आएगा, सी बी खुद आएगा। ओके, सी इम्प्लाइज डी ई, तो डी ई आ गया।
ठीक है, डी आ गया। अच्छा, फिर आता है आपका ई ना, ई इम्प्लाइज एफ एंड एफ इम्प्लाइज ए। तो देखो यहाँ पे 4 आपका कैंडिडेट की आ गया इस डेटाबेस, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें से हमने कैंडिडेट की निकाला है ए बी, एफ बी, ई बी एंड सी बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट है और कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ओके, तो जो कैंडिडेट की है वही प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो ए बी सी ई एंड एफ ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो रह गया बचा जो, वो हो जाएगा आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक ना, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, डी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अच्छा, तो ये तीनों स्टेप मेरा कंप्लीट है, हमको मिल गया कैंडिडेट की कौन सा है प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अच्छा, जो डिपेंडेंसी दिया गया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और हर एक डिपेंडेंसी को हमको चेक करना होता है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी के हर एक कंडीशन को चेक करना होता है। अगर कोई भी कंडीशन गलत हो जाए तो मेरा वो रिलेशनल डेटाबेस में मतलब टेबल उस रिलेशनल सॉरी उस नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक ना, एक भी रिलेशन अगर गलत हो जाता है तो जिस केस के लिए हम उस कंडीशन को चेक कर रहे हैं वो कंडीशन गलती हो जाएगा, वो नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी जो जो था ए बी इम्प्लाइज सी इम्प्लाइज डी ई इम्प्लाइज एफ इम्प्लाइज ए, जो था वही यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि BCNF, क्योंकि हमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म चेक करना है। ठीक है, तो BCNF चेक करेंगे तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है क्या, उसका लॉजिक क्या है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक ना, एक ही एक अगर आपका लॉजिक सेटिस्फाई होता है तो आप बोल सकते हो कि वो टेबल BCNF में है, लेकिन उसमें से एक भी डिपेंडेंसी अगर गलत हो गया तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। अच्छा, BCNF फॉर दिस कंडीशन, जहाँ पे क्या लिखा है ए बी इम्प्लाइज सी, तो पहले इस डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। अच्छा, ए बी इम्प्लाइज सी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS में क्या यहाँ पे कैंडिडेट की है, हाँ ए बी तो कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये मतलब ये जो डिपेंडेंसी है ये सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है जहाँ पे बोला है सी इम्प्लाइज डी ई, सी इम्प्लाइज डी ई, तो BCNF के केस में LHS ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे क्या ये कैंडिडेट की है, देखो आप चेक करो, कैंडिडेट की तो ए बी एफ बी ई बी सी बी हो रहा था, तो यहाँ पे तो सिर्फ सी है, तो ये एक प्रॉपर सबसेट है, तो कैंडिडेट की तो नहीं है, तो ये वाला रिलेशन, ये वाला डिपेंडेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा इन द केस ऑफ BCNF। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ई इम्प्लाइज एफ, तो ये भी तो नहीं हो रहा, ये भी कैंडिडेट की नहीं है ई। ठीक है, नेक्स्ट भी एफ इम्प्लाइज ए, तो एफ भी कैंडिडेट की नहीं है, तो हम क्या रिजल्ट मेरा आ रहा है कि द टेबल शुड नॉट प्रेजेंट इन अ BCNF। ठीक है, अच्छा BCNF में नहीं है तो क्या 3NF में है, तो 3NF में के लिए भी आपको फिर से चेक करना है। अब देखो 3NF का कंडीशन क्या था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का LHS मस्ट बी ए कैंडिडेट की और RHS इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। याद करो 3NF में क्या था, 3NF में क्या था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का LHS तो कैंडिडेट की होगा। ठीक है, और अगर एक कंडीशन ऐसा रहे कि RHS वहां पे प्राइम एट्रीब्यूट हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही हो तो वो टेबल 3NF में है। ठीक है, अच्छा तो 3NF के केस में फर्स्ट देखो ए बी इम्प्लाइज सी, तो ए बी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी क्या है, कैंडिडेट की है, हाँ कैंडिडेट की है,
और अगर राइट हैंड साइड में देखे कि क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है ना, प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये 3NF में है। अच्छा, नेक्स्ट वाला डिपेंडेंसी चेक करते हैं। C implies DE, C तो कैंडिडेट की नहीं है, तो एक कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। LHS मस्ट बी ए कैंडिडेट की, तो LHS तो कैंडिडेट की नहीं है। और RHS शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, RHS क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? नो मैम, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जो D आ जा रहा है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाला देखो कि LHS शुड बी अ कैंडिडेट कैंडिडेट की, LHS शुड बी अ कैंडिडेट की, तो यहाँ पे LHS तो कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन अगर RHS प्राइम एट्रीब्यूट हो तब ये रिलेशन सही हो जाएगा। तो देखो RHS क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, एक तो प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आइदर LHS मस्ट बी कैंडिडेट की और RHS मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा वो रिलेशन जो है वो 3NF में होगा। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वाला रिलेशन तो सही है, एक तो गलत हो ही गया, तो दोबारा आप चेक भी करोगे उससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाए तो वो टेबल उस नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि इफ इम्प्लाइज ए सॉरी, इफ इम्प्लाइज ए, तो इफ क्या कैंडिडेट की है? नहीं है। राइट हैंड साइड में ए है, ए क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है जो कि बोल रहा है RHS शुड बी ए प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये भी सही हो रहा है। लेकिन तो गलत हो गया है, C implies D, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या कि दिस टेबल इज नॉट इन 3NF। ओके, अच्छा 2NF के लिए देखो, 2NF के लिए देखो अच्छा 2NF का लॉजिक क्या है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का LHS शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, याद करो, याद करो, ठीक है। LHS शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड RHS शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सेकेंड NF में आपको देखना है जो डिपेंडेंसी है वो अगर कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट हो एंड दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए एंड RHS आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है। तब क्या होगा? तब वो क्या सेकेंड होगा? नॉर्मल होगा। सेकंड नंबर फॉर्म में आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का क्या था कि आपको ये चेक करना है कि वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है ना। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलता है? पार्शियल डिपेंडेंसी बोलता है कि LHS should be a proper subset of candidate की and RHS should be a non prime attribute। ये जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तभी हम उसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2NF में वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, याद है, ठीक है ना। आपको 2NF में वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, वहां पे फुल डिपेंडेंसी होगा। ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी अ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, ओके। तो अगर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रहा है वहां पे कि एक प्रॉपर सबसेट जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको देखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, अगर होता है तब वो 2NF में नहीं रहेगा, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए तभी आप बोल सकते हो कि वो टेबल 2NF में है, ठीक है। तो 2NF के लिए आप देखो कि फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे तो ए बी कैंडिडेट की है, ठीक है। अच्छा, AB इम्प्लाइज C, दोनों में से
LHS should be a proper subset of candidate की, ठीक है, proper subset of candidate की, and RHS should be a non-prime attribute, RHS should be a non-prime attribute। दोनों में से देखो कोई भी इम्प्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये 2NF में है। समझ में आ रहा है बात मेरा? क्या LHS इधर प्रॉपर सबसेट है? नहीं है। देखो LHS तो पूरा ही कैंडिडेट की है, AB तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। एंड RHS शुड बी ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, RHS क्या है यहाँ पे? प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता तब हम क्या बोलते कि वो एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक ना, पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो वो टेबल 2NF में 2NF के लिए क्या होगा? पार्शियल डिपेंडेंसी वहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे फुल्ली डिपेंडेंसी हो रहा है कि AB जो एट्रीब्यूट है वो फुल्ली डिपेंडेंट है C। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि ये टेबल 2NF में है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पूछ सकते हो। समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। आपको पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करना है कि 2NF में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड राइट हैंड साइड शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। वही कंडीशन है पार्शियल डिपेंडेंसी का। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम बोलेंगे कि ये टेबल 2NF में नहीं है, ठीक है, हमको फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो ये तो AB इम्प्लाइज सी जो है ये पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं बोल रहा है, ये फुल्ली डिपेंडेंसी हो रहा है, तो ठीक है, ये 2NF में मेरा लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो C इम्प्लाइज DE। C जो है, C क्या प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? C क्या Yes, प्रॉपर? हाँ, तो C एक प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो तो ध्यान रखना कि RHS क्या यहाँ पे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, yes, एक तो है प्राइम एट्रीब्यूट। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, मतलब ये जो रिलेशन है ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे फुल्ली डिपेंडेंसी चाहिए फॉर 2NF। तो ये रिलेशन गलत हो गया, ये डिपेंडेंसी भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, E इम्प्लाइज F। E इम्प्लाइज F। E क्या है? E एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर yes, सबसेट ऑफ की, ठीक है। E इम्प्लाइज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। LHS RHS में देखो तो RHS में क्या है? क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अगर आपको क्या होना है 2NF के लिए, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होना होगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले तो याद रखो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS में अगर E एक प्रॉपर सबसेट हो भी जाता है लेकिन RHS कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं शो करा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 2NF में हो सकता है टेबल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो F तो एक क्या है कि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। हाँ, FB का प्राइम एट्रीब्यूट एक है ना F, तो F आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो ये वाला पार्ट तो सही है, F लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देखो, क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है, ये तो प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो दोनों में से दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई होना चाहिए कि आप अगर आप बोलोगे कि ये रिलेशन पार्शियल डिपेंडेंसी में है या नहीं, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो 2NF में ये रिलेशन इम्प्लाई कर सकता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो LHS में प्रॉपर सबसेट है, RHS में एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है,
ये वाला सही है कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का कंडीशन तो गलत है। मतलब गलत आप क्या कर रहे हो कि आप डिपेंडेंसी को 2NF में है या नहीं ये आप मतलब क्या बोले कि ये डिफाइन कर पा रहे हो। हमको पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमको फुल्ली डिपेंडेंसी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि एक प्रॉपर सबसेट है जो एक कंडीशन सही है, लेकिन 2NF में क्या होना चाहिए कि LHS शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड RHS शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई होना है, तब हम बोलेंगे कि वो एक पार्शियल डिपेंडेंसी शो करा रहा है, जो कि 2NF में वो रिलेशन 2NF में नहीं होगा। हमें फुल्ली डिपेंडेंसी चाहिए, तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो शो ही नहीं करा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये टेबल 2NF में रहे। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो 2NF में भी ये टेबल नहीं हो रहा क्योंकि कंडीशन एक गलत ही हो रहा है। तो अगर कोई भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो वो टेबल बाय डिफॉल्ट फर्स्ट NF में तो होगा ही। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट NF क्या बोलता है कि जो आपका क्या है कि वहां पे कोई क्या बोले कि रिपीटेशन नहीं होगा। टपल शुड बी इन शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वहां पे सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर देख रहे हो कि डेटाबेस आपका कोई भी नॉर्मल फॉर्म को नहीं अप्लाई कर रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट NF में हो जाए। ओके, अच्छा, और एक एग्जांपल आज हम कर लेते हैं। टाइम रहेगा तो स्कीमा वाला भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे relational database are which has 8 attribute A B C D E F G H। ठीक है, अच्छा, उसमें डिपेंडेंसी दिया गया है कि CH implies G, A implies BC, B implies CFH, E implies A और F implies EG। ओके, तो आपको चेक करना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट की इन रिलेशन, आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आप कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज यहाँ पे देखो कि जो रिलेशनल डेटाबेस का डिपेंडेंसी दिया गया है, तो डिपेंडेंसी पे आप चेक करो कि राइट हैंड साइड में देखोगे तो देखो GBC CFH AEG, तो ये तो आ ही जाएगा। अब किसी से भी इम्प्लाई करोगे, कोई भी क्लोजर निकालने का कोशिश करोगे तो ये तो आएगा ही। तो ABCEGH, ठीक है, ए आ गया, लेकिन देखो डी मिसिंग है, डी मिसिंग है। ठीक है ना, आपके रिलेशनल डेटाबेस में डी तो प्रोवाइडेड है ना, तो क्या अकेला डी का क्लोजर निकालने से मतलब डी मिसिंग है, तो मतलब अगर डी का वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में डी तो होना चाहिए ना। ठीक है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड में डी नहीं होगा तो डी को इम्प्लाई कैसे करोगे। तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का एक इजी मतलब मेथड क्या है कि आप पहले देख लो जो भी रिलेशन है उसमें से क्या क्या एट्रीब्यूट मिल रहा है आपको। ठीक है, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो रिलेशन है उसके राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज है लेकिन डी को छोड़कर, और रिलेशनल डेटाबेस में ABCDEFGHD तो प्रोवाइडेड है, मतलब आपके जो रिलेशन होगा वहां पे डी तो रहेगा। तो डी राइट हैंड साइड में लाने के लिए डी को तो लेफ्ट हैंड साइड में रहना ही पड़ेगा। तो क्या सिर्फ डी का क्लोजर निकालने से मेरा कोई भी वैल्यू मतलब डी को अगर कैंडिडेट की मान ले तो क्या कोई भी वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं उसमें से।
डी का क्लोजर ले ले तो उसमें से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे बोल नहीं रहा कि डी इम्प्लाइज समथिंग। ठीक है, तो डी क्या होगा, डी और एक कोई भी एट्रीब्यूट के साथ मिलके क्लोजर वैल्यू निकाल सकता है, ताकि वो राइट हैंड साइड में आ जाए। ठीक है ना, तो देखो अकेला डी तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन ए और डी का अगर क्लोजर ले ले तो क्या आ जाएगा, देखो ए इम्प्लाइज, अच्छा ए डी ना, ए डी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए डी खुद आएगा, ए इम्प्लाइज बी सी। ठीक है, तो ए डी बी सी आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो बी सी में से कोई क्या इम्प्लाई कर रहा है, हाँ बी इम्प्लाइज सी एफ एच, तो सी तो ऑलरेडी है, एफ एच आ गया। अच्छा, एफ एच में से एफ इम्प्लाइज ई जी, तो एफ इम्प्लाइज ई जी, तो अब देखो सारे टपल्स को आप यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया ए डी का क्लोजर, और ए डी आपका एक कैंडिडेट की बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, दोनों चीजें आपको याद रखना है। एक तो जो मैंने कहा कि फर्स्ट आप कैसे देखोगे, बहुत सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है और उसमें से आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने क्या कहा कि आप राइट हैंड साइड में पहले देख लो क्या क्या एट्रीब्यूट आपको मिल रहा है जो कि उस रिलेशनल डिपेंडेंसी का पहले से ही मतलब गिवन है। तो उसमें से कोई भी मिसिंग है तो उस मिसिंग एट्रीब्यूट को लेके क्या हम कोई क्लोजर बना सकते हैं, क्या हम उसको कैंडिडेट के मान सकता है। अकेला नहीं वो कुछ इम्प्लाई कर रहा है तो उसके साथ किसी को लेके क्या उसको कैंडिडेट के मान सकते हैं। तो ऐसे करके आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिला ए डी का क्लोजर, जहां से सारे टपल्स का वैल्यू मुझे मिल गया जो रिलेशनल डेटाबेस में था। ठीक है, तो ए डी को हम एक कैंडिडेट की बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट कैसे देखोगे, क्या और कोई कैंडिडेट की है? तो मैंने पहले ही यहाँ पे क्या कहा था कि राइट हैंड साइड में अगर आप देखो कि जो कैंडिडेट की है उसका कोई भी एट्रीब्यूट अगर राइट हैंड साइड में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उस डिपेंडेंसी को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब ए के जगह एफ लेके आ गए, क्योंकि एफ इम्प्लाइज ए कर रहा था। तो राइट हैंड साइड में ए था, किसके राइट हैंड साइड में था, एफ के राइट हैंड साइड में था, तो ए को मैंने एफ से रिप्लेस किया। ठीक है, और उसका क्लोजर निकाला। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, देखो कि ए डी था ना, तो ए डी में से कोई भी एट्रीब्यूट क्या राइट हैंड साइड में है, किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का चेक करो। तो यहाँ पे देखो कि ए, हाँ एक जगह है जहाँ पे ई इम्प्लाइज ए। ठीक है, तो हम ए को रिप्लेस करते हैं ई के साथ, तो ई डी हो जाएगा। अब ई डी का क्लोजर अगर आप निकालोगे तो ई डी तो खुद आएगा। ठीक है, अच्छा ई इम्प्लाइज ए, तो ए आ गया, ई इम्प्लाइज ए था ना, तो ई इम्प्लाइज ए, तो ए आ गया। ठीक है, ए कुछ इम्प्लाई कर रहा था, हाँ ए इम्प्लाइज बी सी, तो बी सी आ गया। इस बी सी में से कोई भी, हाँ बी इम्प्लाई कर रहा था सी एफ एच, तो सी एफ आ गया, सी एफ एच भी आ गया। ठीक है, अच्छा और कुछ एफ, हाँ एफ में से हो रहा था ई जी, तो ई तो ऑलरेडी है ही, तो जी आ गया। ओके, तो ऐसे हम क्लोजर वैल्यू निकाल पाएंगे। अच्छा, तो ईडी भी एक मेरा कैंडिडेट की हो गया। अच्छा, ईडी में से कोई भी एट्रीब्यूट क्या राइट हैंड साइड में है, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ईडी ना, तो ईडी में से ई किसी के, हाँ ई तो है, ई है आपके, ईजी है, जहाँ पे ई ईजी क्या डिफाइन कर रहा है कि ईजी एफ के राइट हैंड साइड में है, तो एफ से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो एफ डी। ठीक है, एफ डी का क्लोजर निकालेंगे तो एफ डी तो खुद आएगा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आपको ये क्लोजर निकालोगे तो देखना सारे ही टपल्स आ रहा है, एफ डी
एफ डी और एफ इम्प्लाइज ई जी, तो ई जी आ गया, ई एंड सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो ई जी होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, ई जी आ गया, और ई इम्प्लाइज ए, तो ए भी आ जाएगा, ए इम्प्लाइज बी सी, तो बी सी भी आ गया, बी इम्प्लाइज सी एफ एच, तो सारे वैल्यूज आपको मिल जाएगा। ओके, तो एफ डी भी हमारा एक क्या कि कैंडिडेट की बन गया, ठीक है। एफ डी में से कोई भी एट्रीब्यूट क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में है, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो आप फिर से चेक करो, एफ किसी के राइट हैंड साइड में है, बी नहीं है, अच्छा यहाँ पे डी भी है मैम। हाँ, अच्छा ए है, एफ तो नहीं होगा, ए डी में से सॉरी बी डी कहाँ से आ गया, एफ इम्प्लाइज, अच्छा हाँ बी में है, सॉरी बी में देखो, बी इम्प्लाइज सी एफ एच, ठीक है ना, तो इसीलिए एफ को बी से रिप्लेस किया है सॉरी, तो बी इम्प्लाइज सॉरी हाँ बी इम्प्लाइज सी एफ एच, तो यहाँ पे देखो कि बी डी का क्लोजर अगर निकाले तो बी डी तो रहेगा ही, बी इम्प्लाइज सी एफ एच, तो सी एफ एच भी आ गया, अच्छा सी एंड एच इम्प्लाइज जी, तो जी आ जाएगा, ऐसे करके सारे वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ, और बाकी के जितने भी है, ई को अगर देखोगे तो ई इम्प्लाइज ए, तो ए भी आ गया, तो हर एक के साथ डिपेंडेंट है, आप करते हुए इसको सॉल्व करते हुए आपको समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चार जो मेरा कैंडिडेट की यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस गिवन है उसके लिए 4 कैंडिडेट की मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि आप एक कैंडिडेट की फाइंड आउट कर लोगे और उसी को ही आप मतलब पकड़ते हुए चलोगे तो वो कहीं जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे इस प्रॉब्लम